तरीके से बेंच बनाई जाती है और प्रशासनिक जिस तरीके से काम वो करने का तौर तरीका होता है, हम अमूमन देखते हैं कि जिस तरीके के फैसले कराने होते हैं उसी हिसाब से बेंच बना ली जाती है। और इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम उठा करके देखें तो आरबीआई का गवर्नर कितनी बार बदला गया, कितने कितने दिनों के लिए बदला गया, कैसे गवर्नर्स वहां के भाग खड़े हुए, तो ये सारी चीजें साफ साफ दिखाती है कि वहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो था, कुछ तो गड़बड़ था। लेकिन अब किया क्या जाए, उसके बाद जनता की अदालत भी लगी 2019 में, और जनता की अदालत से भी ये प्रचंड बहुमत से ये सरकार मोदी जी ने की उन बातों पर ये जनता ने भी मोहर लगा दिया, और जो फिर से वो चुन करके सरकार में आ गए। तो यह जो पूरा यह जो गड्ढम गड्ढ चल रहा है कि अपने सारे संवैधानिक संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सब तो जो है सो है। अब जनता के बीच भी तो एक तरीके से उनको कहने के लिए होगा कि भाई हम तो जनता के बीच में गए, जनता ने उनको फिर चुन दिया। तो यह फैसला आने के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी जनता के बीच में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं संजय पारिक जी? जी जी, पहली बात तो ये कि मैं दो बातें बताना चाहूंगा। अरविंद जी ने जो कहा, जहां तक टेम्परिंग की बात है, अब टेम्परिंग का तो इसलिए कि अगर हम उनके फैसले को देखें, जो डिसेंटिंग व्यू दिया है जस्टिस नागरत्ना ने, उन्होंने खुद ने बता दिया कि ये सारा जो डिसीजन था ये पहले ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया था। और उसके बाद में जब यहाँ और उन्होंने जो ग्राउंड लिखे थे, ब्लैक मनी, काउंटर फीटिंग, इलीगल, ये 7 तारीख को थे, और 8 तारीख को जब ये आया तो रीजंस जो है वो रिजर्व बैंक के सामने थे। और उनको देखने के बाद में जब उन्होंने ये लिखा कि ये रीजन से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और इट इज फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट वगैरह, ये रीजंस लिखे, ये साफ जाहिर करते हैं। और ये कि उन्होंने बोला एग्जिस्टिंग नोट्स के बारे में, इन्होंने लिखा ओल्ड नोट्स के बारे में, इसका मतलब है जो एक्सपर्ट बॉडी है उसने एक पूरी डिफरेंट ओपिनियन दी थी इसको लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी वो डिमोनेटाइजेशन के जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया। इसका मतलब है जो रीजंस पूरे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो रीजंस अपने में बिल्कुल गलत थे। तो इसमें जो टेम्परिंग की बात है, ये तो टेम्पर एक तरीके से ये हुआ कि केवल फिजिकल टेम्परिंग की बात नहीं, ये तो पूरा जो प्रोसेस है लॉ का उसके टेम्परिंग की बात है, जो सेक्शन 26 के अंदर दिया हुआ था। नहीं है कि जो सेक्शन 26 है इसका जो पूरा इंटरप्रिटेशन दिया है वो पूरे 26 के का वायलेशन है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ जो इंटरप्रिटेशन मेजॉरिटी जजमेंट में दिया है। और ये मेजॉरिटी जजमेंट देखने से ये लगता है कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट की डिसीजन है उस डिसीजन को एक लीगल जो कवर है, जामा है, वो पहनाने की कोशिश की है ताकि ये इसमें जस्टिफिकेशन मिल सके। और उसी सेंस के अंदर मुझे लगता है कि जो जस्टिस नागरत्ना का जजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने ये चीजें बताई हैं जो मेजॉरिटी के जजमेंट के अंदर नहीं आई। दूसरी बात, जहां तक ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग वगैरह की बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि कंक्लूजन्स के बाद में जो माइनॉरिटी व्यू है, डिसेंटिंग व्यू है, उसके अंदर ये लिखा कि किसी व्यक्ति ने, किसी लॉयर ने आर्ग्यू नहीं किया कि लोगों को क्या परेशानी हुई, कि लोग ये जो जितना जस्टिफिकेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट को गलत था, जिस तरीके से जल्दी से प्रोसेस किया गया वो भी गलत था। उसमें ये लिखा कि इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं किया, और इस बारे में हम नहीं कहना चाहते कि ये जो जितना फैसला हुआ ये बोनाफाइडी था या नहीं था। मतलब एक तरीके से ये अल्टीमेटली माइनॉरिटी व्यू ने भी बोल दिया, डिसेंटिंग व्यू ने भी बोल दिया कि ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव था। ये मुझे लगता नहीं है कि ये जो उनकी फाइंडिंग दी है लास्ट में, वो उनका जो डिस्कशन है जजमेंट के भीतर उसके थोड़ी सी मुझे कॉन्ट्री लगती है। क्योंकि ये अगर ये प्रोसीजरल मेलाफाइडी है तो वो मेलाफाइडी की डेफिनेशन में तो आता ही है, और किस पर्पज से किया अगर उसके बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ तो एक अलग बात है। लेकिन वो जो चीजें हैं वो तो पब्लिक डोमेन के अंदर है कि किस तरीके से फैसला लिया गया और किस तरीके से लोगों ने तमाम परेशानियों को झेला। देखिए, ये जिस समय फैसला आया उसके इमीडिएटली बाद ही इसके ऊपर डिस्कशन, इसके ऊपर जो बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करके फैसला होना चाहिए था। इतने समय के बाद में फैसला होने के बाद में एक तरीके से ये जो बोल दिया कि ये पर्सपेक्टिव है, फेट अकम्पली हो गया, वो सिचुएशन नहीं आती। अगर उसी समय पर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके
ये फैसला लिया जाता। मैं अब आपकी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तो वहाँ ये क्यों नहीं लिया गया, और बहुत समय के बाद में लोगों ने बार बार इसको मेंशन भी किया, उसके बावजूद भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। आपको मालूम है कि 2016 से लेकर के और अभी तक जो तमाम बातें हुई बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, जस्टिस मिश्रा थे और जस्टिस मिश्रा के बाद में दूसरी बेंचेस भी आई, जस्टिस गोगोई थे, और ये सारे जो बीच की पीरियड रहा, उस सारे बीच के पीरियड के अंदर बेंच कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं की उन्होंने। और ये जस्टिस ललित के आने के बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को जब मेंशन हुआ तो ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और ये सुनवाई हुई। अब ये भी होता है इसमें कि ये जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होती हैं उसके अंदर जो चीफ जस्टिस है उसी को पावर होती है। अब ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसका जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसका तो साफ समझ में आता है, क्योंकि अगर उसी समय कॉन्स्टिट्यूट हो जाती और फैसला बिल्कुल अलग आता है, और यह आता कि जो लोगों को परेशानी हुई है उसका खामियाजा अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। अभी जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है ये तो इतने समय के बाद में हुई कि अब वो सारी चीजों को रिवर्स मोड में लाना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो जो पूरा इसको फ्रस्ट्रेट किया उस प्रोसेस में बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करके, वो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी कमी है। अब ये डेलिब्रेट हुआ या ना हुआ इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि कोई भी जुडिशरी के अंदर जब इस तरह की बात थी और लोगों को इतनी परेशानी हुई, क्योंकि अल्टीमेटली कानून और संविधान लोगों के लिए बनते हैं, और अगर लोगों को इतनी बड़ी परेशानी हुई और सब लोगों को मालूम था कि जो इस तरह का डिसीजन था वो डिसीजन कितना गलत था, संविधान के विरुद्ध था, तो उसको इमीडिएटली लेकर के उसको रिजॉल्व करना चाहिए था। ये ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत बड़ी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको निभाने में बहुत कमी दिखाई है। बस यही मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी बेंच हुई कॉन्स्टिट्यूट, वो तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसमें सारे जजेस ने अपनी अपनी बात की। अब वो तो आपको मालूम है, उसके बारे में मैंने टिप्पणी कर दी कि वो जो रीजनिंग है वो रीजनिंग करेक्ट नहीं है, और जो रीजनिंग दी है डिसेंटिंग व्यू में उन्होंने इस चीज को साफ जाहिर कर दिया है कि ये इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए था। ये पूरा जो प्रोसेस है ये इलीगल था।